नमस्कार दोस्तों। एक नगर में एक सेठानी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, पर वह अंधा था। जब वह 5 वर्ष का था, सेठ जी ही चल बसे थे। सेठानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वह 16 वर्ष का हो गया था। सेठानी को चिंता होने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटे का ख्याल कौन रखेगा। यही चिंता उसे सताने लगी। यह सोचकर उसने अपने करीबी रिश्तेदारों से इस बारे में बात की कि वे उसकी जमीन और हवेली के बदले अगर उसके अंधे बेटे की उम्र भर की रोटियों का जिम्मा उठा ले तो वह अपनी हवेली और जो उसकी कई एकड़ जमीन है वह उनके नाम कर देगी। लेकिन सभी रिश्तेदार हवेली और जमीन लेने को तो तैयार थे, लेकिन अंधे का बोझ उठाने को तैयार नहीं थे। यह सुनकर वह बड़ी दुखी रहती थी। फिर एक दिन सेठानी की बहन का बेटा, जो दूसरे गांव में रहता था, वह हवेली पर आया। वो सेठानी से कहने लगा, मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बहन का बेटा हूँ और ये जो है मेरे भाई जैसा है, तो मैं इसका उम्र भर ख्याल रखूँगा। सेठानी की जो बहन थी वो उससे छोटी थी और उसका पति भी गुजर चुका था। सेठानी को एक आस बंधी। फिर सेठानी ने उससे कहा कि तुम अपनी माँ को भी यहीं हवेली में ले आओ, चारों मिलकर रहेंगे। उसने ऐसा ही किया। वह गांव से अपनी माँ को हवेली में ले आया। अब जो छोटी बहन थी वह सेठानी की खूब सेवा करती थी और उसका बेटा अंधे का खूब ख्याल रखता था। यह देखकर सेठानी बड़ी खुश थी। अब उसे यकीन हो चला था कि उसकी बहन और उसका बहन का बेटा उसके अंधे बेटे का जीवन भर ख्याल रखेंगे। फिर एक दिन अचानक से वह बीमार हो गई। उसने अपनी बहन, उसके बेटे और अपने अंधे बेटे को अपने पास बुलाया। अपने अंधे बेटे का हाथ अपनी बहन के बेटे के हाथ में देकर कहने लगी कि तुम इसका ख्याल रखना, तुम इसके बड़े भाई हो, तो अपने छोटे का ख्याल रखना। अंधे को क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना समय पर मिल जाए, यही उसके लिए बहुत है। ख्याल रखना कभी इसे रोटियों की तंगी ना हो। इसके बदले में ये हवेली और जमीन मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। यह कहकर सेठानी चल बसी। कुछ दिनों तक तो माँ बेटे ने अंधे का खूब ख्याल रखा, लेकिन कई महीने बीतने के बाद माँ बेटे को लगने लगा कि वे अंधे का बोझ और कब तक उठाएंगे, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। वह उसे कुछ घर में कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर नगर में किसी को खबर लग जाती तो लेने के देने पड़ जाते। यह सोचकर दोनों माँ बेटे ने एक योजना बनाई कि वह रास्ते से भी हट जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसके मरने के बाद जो है सारी जायदाद के मालिक वे दोनों माँ बेटे हो जाएंगे। यह सोचकर उसने अंधे से कहा कि भाई चलो, आज मैं तुम्हें नगर घुमा कर लाता हूँ। तुम हमेशा घर ही रहते हो, बाहर तो कभी निकलते ही नहीं। घर से बाहर की दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है। चलो, मैं आज तुम्हें घुमा कर लेकर आता हूँ पास के एक गांव में। तब वह कहने लगा, ठीक है भाई, चलो चलते हैं। फिर दोनों जो है नगर से निकलकर गांव की तरफ चल पड़े। गांव में पहुंचने पर उसने अंधे से कहा कि भाई, ये आगे चलो, बहुत सुंदर नज़ारा है। तब वह
कहने लगा, भाई तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यहाँ तो कोई शोर शराबा भी सुनाई नहीं दे रहा है। तब उसने कहा, बस तुम चलते जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वह उसे एक घने जंगल में लेकर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने उससे कहा कि मैं कुछ खाने के लिए सामान ले आता हूँ। तुम्हें भी भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी है, क्योंकि काफ़ी देर से हम पैदल चले आ रहे हैं और तुम थक भी गए होंगे। यहाँ एक पेड़ है, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। अंधा कहने लगा, ठीक है भाई, पर जल्दी आना। फिर उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें इस पेड़ से ही बांध देता हूँ, ताकि तुम कहीं निकल ना जाओ और फिर मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? अगर मैं तुम्हें यहाँ बांध जाऊंगा तो तुम कहीं इधर उधर नहीं जाओगे। थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगा। अंधे ने कहा, ठीक है भाई। अब उसने रस्सी से उसे एक पीपल के पेड़ से बांध दिया। बांधकर उसे वहाँ वह चला गया। बहुत समय बीत गया पर वह वापस नहीं आया। शाम होने लगी तो जानवरों की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि वह उसका भाई उसे घने जंगल में छोड़ गया है। यह कोई नगर नहीं है बल्कि जंगल है। जंगल के पशु पक्षी लगता है शाम हो गई है और वापस अपनी जगहों पर लौट रहे हैं। यह सोचकर वह बड़ा दुखी हुआ कि उसके भाई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर उसे याद आया कि वह अपने थैले में जो सदा अपने पास रखता था उसमें एक छुरी रखता है। उसने वह छुरी निकाली और जल्दी से रस्सी को काट दिया। जानवरों की आवाज़ अब थोड़ी ही दूर से आ रही थी। तब वह सोचने लगा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं जा तो कहीं नहीं सकता क्योंकि अंधेरा होने वाला है। एक काम करता हूँ, इसी पेड़ के ऊपर चढ़कर छिपकर बैठ जाता हूँ ताकि कोई जंगली जानवर मुझे ना देख सके और रात बीत जाए। यह सोचकर वह पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत से जंगली जानवर इकट्ठा हो गए। दरअसल वह पीपल का पेड़ उन जानवरों की सभा का अड्डा था, जहाँ पर वे आपस में बातें किया करते थे और एक दूसरे को सलाह मशवरा और आज जो नई बात उनने देखी या सुनी होती थी उसके बारे में चर्चा करते थे। थोड़ी ही देर में वहाँ बड़े बड़े जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, बिलाऊ और खरगोश, चिड़िया, तोता सब इकट्ठा हो गए। लोमड़ी और सियार भी वहीं आ गए, भालू भी। अब सब जब जानवर वहाँ उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए तो उसे उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह एक बार तो घबरा गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बड़ी ही सावधानी से पेड़ पर दुपक कर बैठा रहा। उस पेड़ की एक खासियत थी कि जो भी उस पेड़ पर चढ़कर बैठता था वह जानवरों की सभी जो बातें थी वो सुन और समझ सकता था। थोड़ी ही देर में जंगल के राजा शेर ने कहा कि आज सभा में किस विषय पर चर्चा होगी। तब लोमड़ी ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मुझे मालूम है। तब शेर ने कहा, तो बताओ। लोमड़ी ने कहा कि महाराज, ये जो पीपल का पेड़ है, इस पेड़ पर बहुत साल पहले एक कोयल ने एक बीज इसकी शाखा पर छुपा दिया था, जिससे बीज
से अब तो टहनियाँ निकल गई होंगी। अगर उन टहनियों के पत्तों को तोड़कर कोई अंधा इंसान अपनी आँखों पर मल ले तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। यह बात मुझे आज ही पता चली है। शेर ने कहा, अच्छा, क्या ये बात सच है? लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज। फिर तोते ने कहा, महाराज, मुझे भी एक अनोखी बात आज पता चली है जिसकी चर्चा मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। शेर ने कहा कि तुम भी सुनाओ। तब उसने कहा कि मैंने सुना है, इस नगर से आगे एक गांव है, उस गांव के सभी लोग बौने हैं और उसमें कोई भी लंबा आदमी नहीं है। वह बोनों के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। अचानक से एक रात जब सोकर सभी आदमी उठे तो एकदम से बौने हो गए। उन्हें इस कारण का पता नहीं चला कि वे किस वजह से बौने हो गए, पर मुझे ये पता है कि वे बौने क्यों हो गए। राजा कहने लगा, तो बताओ वे बौने क्यों हुए? तब तोता कहने लगा, महाराज, उस गांव के किनारे एक नदी है। नदी के पास एक चंदन का पेड़ है। चंदन के पेड़ पर एक अजगर रहता है जो बड़ा ही जहरीला है। जब वह सांस छोड़ता है तो जहर भरी फुकार सारी हवा से वातावरण में फैल जाती है। इसी कारण उस गांव के सभी लोग बौने हो गए हैं। मरते तो नहीं हैं पर बिल्कुल बौने हो जाते हैं, जो कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक आदमी के साथ नहीं, पूरे गांव के लोगों के साथ होता है। तब शेर कहने लगा, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? तोता कहने लगा, है ना महाराज, बड़ा ही साधारण सा उपाय है, पर इस उपाय के बारे में उस गांव का कोई भी आदमी नहीं जानता है। शेर कहने लगा, वो क्या उपाय है? तब तोते ने बताया कि महाराज, जो चंदन के वृक्ष पर अजगर रहता है, अगर कोई उसके पेड़ के नीचे 7 दिन तक एक कटोरा भरकर रोज दूध का रख आए आदमी, तो 7वें दिन वह अजगर उस पेड़ और उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। और उसके दूसरे दिन से ही गांव के सभी लोग जो बौने हो गए हैं वे अपने असली रूप में आ जाएंगे। जितने वे पहले थे उतनी ही लंबाई के हो जाएंगे। शेर कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है और आसान सा काम है। तब तोता कहने लगा, पर उस गांव के आदमियों को इस बारे में पता नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा कर दे तो उस गांव के सभी लोग ठीक हो सकते हैं। शेर ने कहा, तो क्या और किसी के पास कोई और चर्चा करने के लिए कोई बात है? तब जो बुलबुल थी वह शेर से कहने लगी, महाराज, मुझे भी एक रहस्य के बारे में पता चला है जो मैं जानती हूँ। शेर ने कहा कि अब तुम्हें कौन सा रहस्य पता है, हम सबको भी बताओ। तब बुलबुल कहने लगी, यह रहस्य भी इंसानों से जुड़ा है। शेर कहने लगा, क्या बात है? आज सबके पास इंसानों से जुड़ी चर्चा ही है और कोई बात नहीं है। इंसानों से जुड़ी चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ तो हम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हम तो जानवर हैं। तब बुलबुल ने कहा कि महाराज, आज मेरे पास चर्चा करने के लिए इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। शेर ने कहा, चलो ठीक है, आदमी के मतलब की ही सही, तुम बात तो बताओ। बुलबुल कहने लगी, महाराज, बहुत दूर एक राज्य है। उस राज्य का राजा जो है वो अपनी राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है। उसकी राजकुमारी अचानक से बीमार पड़ गई। पिछले 6 महीनों से वह बिस्तर पकड़े हुए हैं। राजा ने सभी वैद्य
को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा बड़ा परेशान है, वह अपनी राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता है, जो भी उसे ठीक करेगा। राजा ने ऐलान किया है कि वह राजकुमारी की शादी भी उससे कर सकता है। यह बात मुझे पता चली है। फिर शेर ने कहा, क्या कोई उसे राजकुमारी को ठीक कर सकता है? जब इतने बड़े बड़े वैद्य राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए, तब बुलबुल कहने लगी, हाँ महाराज, उसे एक साधारण इंसान भी ठीक कर सकता है। शेर कहने लगा, वो कैसे? बुलबुल ने बताया कि राजकुमारी जिस पलंग पर मूर्छित पड़ी हैं, उस पलंग के नीचे एक काली गुड़िया है। उस गुड़िया के अंदर भूतनी की आत्मा है, जिस वजह से राजकुमारी की ये हालत हो गई है। अगर कोई आदमी उस गुड़िया को वहां से उठाकर और उसकी नाड़ मरोड़कर खिड़की के बाहर फेंक दे, तो राजकुमारी तुरंत ठीक हो जाएंगी, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। शेर ने कहा, ये तो बड़ा ही आसान है। ये बात सुनकर शेर के मन में विचार आया, अगर वह इंसान होता तो ये काम कर देता और राजकुमारी से उसकी शादी हो जाती। लेकिन शेर कहने लगा, चलो, इंसानों के काम की ही सही बात तो तुम तीनों ने सही कही है। हम तो जानवर हैं, इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इंसान तो इसका लाभ उठा सकते हैं। बुलबुल ने कहा, पर महाराज, इंसान को इन बातों के बारे में पता नहीं है, इसलिए कोई भी इंसान इन सब बातों का लाभ उठाने में समर्थ नहीं है। शेर ने कहा, आज की चर्चा यहीं ख़त्म होती है। सभी पक्षी और जानवर अपने अपने स्थान पर विश्राम करने चले गए। पेड़ के ऊपर बैठा अंधा जानवरों की ये सब बातें सुन रहा था। वह मन में सोचने लगा, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? तब वह मन में करने लगा कि जो लोमड़ी ने कहा, अगर वह सच हो जाए तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। यह सोचकर वह जो पेड़ के तने पर बैठा था, किस्मत से उसी पेड़ की शाखा से अलग तरह की पत्तियां निकली हुई थी, जिन्हें वह हाथों से टटोल कर देख रहा था कि कौन सी पत्तियां पेड़ के पत्तों से अलग है। वे उसके हाथ लग गई। उन्हें तोड़कर उसे मसला और अपनी आँखों पर लगा लिया। आँखों पर लगाते ही अंधे को विश्वास नहीं हुआ, उसे सब दिखाई देने लगा। वह समझ गया कि जो लोमड़ी ने कहा था वो बिल्कुल सच था। अगर यह बात सच है तो बाकी की दो बातें भी सच होगी। यह सोचकर वह पेड़ से जल्दी से उतरा और अब उसे दिखाई देने लगा था, तो उसने तेज कदमों से भागते हुए जंगल को पार कर लिया और उस बोनों के गांव में पहुंच गया। बोनों के गांव में पहुंचने पर उसने बोनों के सरपंच से कहा कि सरपंच जी, इस गांव के लोग बौने क्यों हैं? सरपंच ने कहा कि एक दिन अचानक जब ये रात में सोकर गांव के लोग उठे तो बौने हो गए। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। तब जो अंधा जिसे अब दिखाई देने लगा था, उसका असली नाम गोपाल था। अंधा होने के कारण सब उसे अंधा ही कहते थे, नाम से कोई नहीं पुकारता था। पर अब तो उसे दिखाई देता था। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मेरा नाम गोपाल है और मैं आपके गांव के लोगों को 7 दिन के अंदर ठीक कर सकता हूँ। यह बात सुनकर सरपंच ने कहा, अच्छा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? गोपाल ने कहा, हाँ, पर आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे? सरपंच ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा, जो सभी गांव वाले मिलकर इकट्ठा
कर लेंगे, क्योंकि इतना धनी गांव तो ये है नहीं जो एक आदमी तुम्हें 1,000 सोने की मोहरें दे दे। तब गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आज से 7वें दिन सब लोग अच्छे हो जाएंगे। तब सरपंच ने कहा, ठीक है। फिर गोपाल उस नदी के किनारे गया जहाँ पर चंदन का वृक्ष था, जिस पर वह अजगर रहता था। वह वहाँ दूध का कटोरा रख कर वापस आ गया। ऐसा उसने 7 दिन तक किया। शाम के समय वह वहाँ दूध का कटोरा रख कर आ जाता था। 7वें दिन सांप वहाँ से चला गया और चंदन का वृक्ष छोड़ दिया। उस गांव में लौटकर वापस नहीं आया और न ही किसी ने देखा। 7वें दिन ही जब सांप चला गया तो गांव के सभी लोग जो बौने हो गए थे अपनी असली कद में आ गए और सभी ठीक हो गए। गांव के लोग बड़े खुश हुए। गांव के लोगों ने 1,000 सोने की मोहरें इकट्ठा करके गोपाल को दे दी। गोपाल मोहरें लेके आगे उस राज्य की ओर चल पड़ा जिस राज्य के बारे में बुलबुल ने बताया था। जल्द ही वह उस राज्य में पहुंच गया। वहां महल के दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही ने उसे रोक लिया। उसने सिपाही से कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा से मिलना है। सिपाही ने कहा, तुम्हें राजा से क्यों मिलना है? गोपाल ने कहा कि मेरा नाम गोपाल है और मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। सिपाही ने जब ये सुना तो कहने लगा, क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर कोई यह दावा करता है कि वह राजकुमारी को ठीक कर देगा और फिर ठीक नहीं कर पाता है तो राजा उसे फांसी दिलवा देते हैं। क्या तुम्हें फांसी का भी डर नहीं है? गोपाल कहने लगा, पर मैं सच में राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। तुम राजा से जाकर यह बात कह दो। सिपाही राजा के पास गया और कहा कि कोई नौजवान राजमहल में आया है और कह रहा है कि वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है। राजा ने कहा, उसे मेरे पास बुला कर लाओ। तब वह गोपाल को राजा के पास ले गया। राजा ने उससे कहा कि तुम्हें पता तो है ना, अगर तुम अपने काम में असफल हुए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। गोपाल कहने लगा, महाराज, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपने कार्य में जरूर सफल होऊंगा। तब राजा ने कहा, ठीक है। गोपाल ने कहा, पर मैं राजकुमारी के कमरे में अकेला ही जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने सिपाही के साथ उसे राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा दिया। फिर गोपाल कमरे के अंदर चला गया। वहां पलंग पर राजकुमारी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। गोपाल ने अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा ली। फिर वह राजकुमारी के पलंग के नीचे झांक कर देखने लगा तो उसने देखा कि एक सच में काले रंग की गुड़िया पलंग के नीचे लेटी हुई है। उसने वह गुड़िया झट से उठाई और उसकी नाड़ मरोड़ कर खिड़की से बाहर फेंक दी। ऐसा करते ही राजकुमारी को होश आ गया। वह पलंग से उठ खड़ी हुई। एक अजनबी को अपने कमरे में देखकर वह कहने लगी, तुम किसकी इजाज़त से मेरे कमरे के अंदर आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये राजकुमारी का कमरा है? तब गोपाल कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझे सब पता है। तब वह कहने लगी, तुम्हें इस कमरे में आने की इजाज़त किसने दी? तब गोपाल ने कहा कि राजा से मैंने इस कमरे में आने की इजाज़त मांगी थी और उन्होंने ही मुझे इजाज़त दी है। इतनी ही देर में
गोपाल ने दरवाजे की कुंडी खोल दी। राजा और रानी भी वहां आ गए थे। कमरे के अंदर आए। राजकुमारी ने राजा से कहा कि पिताजी, ये युवक क्या कह रहा है कि आपने ही इसे मेरे कमरे में भेजा था। तब राजा कहने लगे, हाँ बेटी, मैंने ही इसे तुम्हारे कमरे में भेजा था। तब राजकुमारी कहने लगी, मुझे थकान सी क्यों महसूस हो रही है, मैं क्या बहुत देर तक सोई हूँ। तब राजा कहने लगा, बेटा तुम बहुत देर तक नहीं, पिछले 6 महीनों से सो रही थी। सारे वैद्य हकीमों को दिखाया लेकिन कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर सका। इसी युवक ने तुम्हें ठीक किया है और मैंने राज्य में ऐलान किया था, जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा मैं राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दूंगा। मैंने इसे वचन दिया है। राजकुमारी उस युवक को देखकर मन में सोचने लगी कि युवक तो बहुत ही सुंदर सजीला नौजवान है, इससे शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगी। फिर वह अपने पिता से कहने लगी, महाराज आपकी जो आज्ञा। राजा ने गोपाल की शादी राजकुमारी से कर दी। गोपाल बड़ा ही नेक दिल था। राजा की और कोई संतान भी नहीं थी। जो कुछ राजा का था वह राजकुमारी का ही था। तो राजा ने गोपाल से कहा कि आज के बाद वह यहीं रहेगा और राज्य को संभालेगा। उसका कोई बेटा नहीं है, इसलिए गोपाल को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही। गोपाल भी मान गया। फिर राजा ने उसका राज तिलक कर दिया और राजा और उसकी पत्नी एक छोटे से महल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब गोपाल राज्य की प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। कुछ समय बीता तो एक दिन गोपाल टहलने के लिए राज्य में चला गया। तब उसे एक युवक देखकर भागने लगा। तब राजा ने उसे कहा कि तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो। दरअसल गोपाल अंधा था तो वो अपने मौसेरे भाई को पहचान नहीं पाया, पर उसके मौसेरे भाई ने उसे पहचान लिया था, इसलिए वह भाग रहा था। तब उसने सारी सच्चाई गोपाल को बता दी। गोपाल कहने लगा, भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जो मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गए। पर वो कहते हैं ना, किस्मत जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया। जंगल से लेकर राजमहल तक पहुँचने पर उसके साथ जो जो घटा और जो जो उसने किया वह सब उसे बता दिया। यह सब सुनकर वह हैरान हो गया कि गोपाल इस राज्य का राजा बन गया है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। गोपाल ने उसे कोई सजा नहीं दी, उससे यही कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। उसी जंगल में जाकर वह बड़ा ही लालची था। गोपाल तो वहां से राजमहल वापस लौट आया, लेकिन उसका मौसेरा भाई उसी जंगल में पहुंच गया जहां पेड़ के नीचे गोपाल को बांध कर आया था और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। शाम जब हुई तो सभी जानवर उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। तब शेर ने कहा कि आज कौन सी खबर लेकर आए हो। तब सियार ने कहा कि महाराज, आज मैं जो खबर लेकर आया हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तब शेर ने कहा कि ऐसी कौन सी खबर है। सियार ने कहा कि महाराज, हमारी बातें किसी इंसान ने इस पेड़ के ऊपर बैठकर सुन ली और वह बोनों के गांव में गया, उन्हें ठीक कर दिया और फिर राजा के राज्य में गया, राजकुमारी को ठीक कर दिया और उससे उसकी शादी हो गई और वह युवक उस राज्य का राजा बन गया है। यह बात सुनकर
लोमड़ी कहने लगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान इस पेड़ के ऊपर बैठकर हमारी बातें चुपके से सुनते हैं। तब चिड़िया कहने लगी, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पेड़ पर अभी भी कोई इंसान बैठा होगा। तब शेर ने भालू से कहा कि तुम देखो क्या पेड़ के ऊपर कोई इंसान बैठा है। तब भालू ने कहा, हाँ महाराज, इंसान बैठा है, पत्तों की ओट में छुपा है। शेर ने कहा, इसे नीचे गिराओ। भालू ने उसे नीचे गिरा दिया। उसके नीचे गिरते ही शेर ने दहाड़कर उस पर हमला किया और थोड़ी देर में ही सभी जानवरों ने मिलकर उसे चट कर दिया। इस तरह से गोपाल के मौसेरे भाई को अपनी करनी का फल मिल गया। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।